जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लास का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इस वीडियो में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है पार्ट 2 लेकर आया हूँ, और इस पार्ट 2 में जितने भी टॉपिक बचे हुए थे उन टॉपिक को आज कंप्लीट रूप से करवाऊंगा। तो यदि हम बात करें विलयन, तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यदि हम उदाहरण तौर पर बात करें तो सोडा जल, नींबू जल एवं टिंचर आयोडीन। तो सोडा जल क्या होता है? जल और सोडा का मिश्रण को हम सोडा जल बोलते हैं। और नींबू पानी क्या होता है? नींबू और पानी के मिश्रण को नींबू पानी बोलते हैं। और टिंचर और आयोडीन के मिश्रण को टिंचर आयोडीन कहते हैं। अब हम जानेंगे विलयन के घटक क्या होते हैं। विलयन के घटक दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक विलेय होते हैं और दूसरा होता है विलायक। विलेय क्या होता है? विलयन का वह घटक होता है जिसमें पदार्थ की मात्रा कम होता है, उन्हीं को बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं? विलेय। और विलायक क्या होता है? विलयन का वह घटक जिसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, उन्हीं को बोलते हैं विलायक। उदाहरण के तौर पर बात करें तो पानी और दूध। पानी और दूध जो है ये विलायक का उदाहरण है, और चीनी और नमक जो है वो विलेय का उदाहरण है। अब हम आते हैं विलयन के गुण। बोल रहा है यह एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण जो होते हैं वो समान रूप से वितरित रहते हैं। विलयन के कण अति सूक्ष्म होने के कारण ये प्रकाश की किरण को फैला नहीं पाता है, जिसके कारण विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। यह अस्थायी होता है। विलयन के कण को शांत छोड़ देने पर ये नीचे की ओर बैठ जाता है। इनके कण छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, और इनके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है। अब हम चलते हैं विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार तीन होते हैं: वास्तविक विलयन, दूसरा निलंबन विलयन और तीसरा कोलाइडल विलयन। वास्तविक विलयन के भी तीन प्रकार होते हैं: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब हम जानेंगे सांद्रता क्या होता है। सांद्रता किसी मिश्रण में इकाई आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा को सांद्रता कहते हैं। और विलयन का सांद्रता का फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये आपका विलयन का सांद्रता का फॉर्मूला है। अब हम चलते हैं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन के जो मैंने तीन प्रकार देखा: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर जब और अधिक विलय घुलता ना हो, उन्हीं को बोलते हैं संतृप्त विलयन। यहां पर मैंने विलायक में विलेय पदार्थ का कुछ टुकड़ा ले लिया जो कि और अधिक घुलता नहीं है। असंतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा घुलने की क्षमता से कम। उदाहरण के तौर पर मैंने फिगर में दिखाया गया है आप लोग को। इसमें विलायक में दो चार टुकड़े का विलेय पदार्थ लिया, तो जितना इसमें घुलने की क्षमता था विलेय पदार्थ का, उतना विलेय पदार्थ था ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से अधिक हो। इनमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो इसमें संतृप्त स्तर से अधिक है, इन्हीं को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। अब हम चलते हैं निलंबन। निलंबन क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन जो होते हैं ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। विषमांगी मिश्रण होते हैं और विलेय पदार्थ के कण इतने बड़े होते हैं कि ये द्रव से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं निलंबन। निलंबन के गुण को देखें तो यह विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन के कण आंखों से देखा जा सकता है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है, और इनके कण को छानन विधि से अलग किया जा सकता है। और यह अस्थायी होता है। यह अस्थायी होता है, अर्थात इनके कण शांत छोड़ देने पर ये नीचे बैठते नहीं। अब हम चलते हैं कोलाइडल विलयन। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसके कण सूक्ष्म होने के कारण ना तो इन्हें आंखों से देखा जाता है, और कोलाइडल के कण जो होते हैं ये प्रकाश की किरण को फैला देता है, जैसे धुआं, बादल, कोहरा एवं दूध। ये सब कोलाइडल के कण है। ये क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को फैला देता है। अब चलते हैं कोलाइडल के गुण। यह विषमांगी मिश्रण होता है। इनके कणों का आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से नहीं देखा जाता है,
फिल्टर पेपर द्वारा छानन विधि से विलेय के कण को अलग नहीं किया जा सकता। इनके कण निलंबन के कण की तरह नीचे नहीं बढ़ते हैं। इनके जो कण होते हैं वो निलंबन के कण की तरह नीचे नहीं बढ़ते हैं। ये टिंडल प्रभाव को दिखाता है। ये आपका कोलाइडल विलयन एवं कोलाइडल के गुण मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम चलते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रकाश किरण कोलाइडल के कणों से टकराकर बिखरने की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया। टिंडल प्रभाव दर्शाने वाले कोलाइडल कौन कौन होते हैं? दूध होते हैं, फेस क्रीम होता है, बादल होता है, धुआं होता है, कोहरा होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है एवं कीचड़। ये सभी क्या होते हैं? ये प्रकाश, इनसे प्रकाश की किरण जो होते हैं वो टकराकर ये किरणें जो होते हैं वो बिखरने लगते हैं। इन्हीं को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अब हम चलते हैं मिश्रण के घटकों को पृथक्करण की विभिन्न विधि। पहला वाष्पीकरण विधि, दूसरा अपकेंद्रण विधि, तीसरा पृथक्करण विधि, चौथा ऊर्ध्वपातन विधि, पांचवा क्रोमेटोग्राफी विधि और छठा आसवन विधि या प्रभाजी आसवन विधि और सातवां क्रिस्टलीकरण विधि और आठवां छानन विधि और नौवां हाथ से बुनकर। हाथ से बुनकर हम प्रत्येक टॉपिक पर हम बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे। अब हम चलते वाष्पीकरण विधि। किसी विलयन को गर्म करने पर उपस्थित विलायक के कण वाष्प में बदलकर यह विलय से अलग हो जाता है। उपयोग में समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। समुद्री जल में जो नमक होता है इनको क्या होता है? गर्म करने पर नमक हमें प्राप्त हो जाता है। जल से यानी जल से काले रंग की स्याही प्राप्त करना, ये वाष्पीकरण का उदाहरण है। अब हम चलते हैं अपकेंद्रण विधि। यह वह विधि होता है जिसमें एक अपकेंद्रण यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो कि एक मथनी प्रकार का होता है, जो कि एक प्रकार की मथनी होता है और मिश्रण तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण जो होते हैं वो नीचे बढ़ जाते हैं और हल्के कण ऊपर उड़ जाते हैं। इनका उपयोग कहां कहां करते हैं? कपड़े धोने की मशीन में, कपड़े धोने की मशीन में गिले कपड़े को निचोड़ना, प्रयोगशाला में रक्त एवं मूत्र को जांच करने में और दूध से क्रीम निकालने में इन अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते पृथक्करण विधि। इस विधि द्वारा तो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं और अधिक घनत्व वाले द्रव नीचे बढ़ जाते हैं और कम घनत्व वाले द्रव ऊपर रहता है। इनका उपयोग कहां करते हैं? तेल एवं जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने में। दूसरा, धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करने में। अब हम चलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है? इस विधि के द्वारा ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों को ऊर्ध्वपातित नहीं होने वाले पदार्थों को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस विधि को हम ऊर्ध्वपातित विधि करते हैं। इनका उपयोग कहां करते हैं? अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग करने में इनका उपयोग करते हैं। दूसरा, कपूर एवं लोहे की बुरादे को अलग करने में इनका उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं क्रोमेटोग्राफी विधि। ये क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा विधि होता है जिसमें उन विलेय पदार्थ को अलग करने में उपयोग किया जाता है जो कि एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। इनका उपयोग कहां करते हैं? डाई में रंगों को अलग करने में, दूसरा प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में और रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं प्रभाजी आसवन विधि। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम है, इन मिश्रण को अलग करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहां करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग कहां करते हैं? वायु से विभिन्न गैसों को अलग करने में और पेट्रोलियम से उसके विभिन्न घटकों को अलग करने में प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। यह वह विधि होता है जिसका उपयोग पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। किसी विलयन से ठोस पदार्थ को अलग करने में, किसी विलयन से ठोस पदार्थ को अलग करने में इनका उपयोग समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में और अशुद्ध फिटकरी से शुद्ध फिटकरी प्राप्त करने में इन क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर।
भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें नए पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके मूल गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे पेड़ों को काटना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पाचन, भोजन का पकना और लोहे पर जंग लगना, ये आपका भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन का अंतर मैंने बता दिया। वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मैं नए पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।